Hello guys, myself Nishan. Currently I am final year MBBS student at Government Medical College भरतपुर। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरे खुद के कैसे -14 से और +150 तक का स्कोर कैसे गेन किया। तो आपको मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बताई थी। उस वीडियो में मैंने बोला था कि आपको मैं 12th और 11th के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और मेरी गलतियों को बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे गलतियां की और मैंने फिर उन पर कैसे कैसे चेंजेस किए जिससे मेरे इतना अच्छा स्कोर आया। तो 11th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो एक बार आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, तो आप उसे जाके देखना। अभी मैं आपको 12th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ कि आपको अगर आपका सिलेबस अभी तक हुआ नहीं है या फिर अगर हो भी चुका है तो कम से कम ये सारे टॉपिक्स को तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए और बहुत अच्छे से PYQs इनको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा बूस्ट होगा। अगर एक जगह पे अगर आपका स्कोर अटक गया है तो उसमें भी बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको। तो चलते हैं आगे वीडियो के अंदर। तो आपका पहला चैप्टर आता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छा मतलब स्कोरिंग चैप्टर होता है, जिससे मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से हर साल आते हैं। तो इसके अंदर मोस्टली जो कूलम्ब्स लॉ का या कॉन्सेप्ट या डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन। इसके अंदर ग्राफ वाले क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाते हैं जहाँ पे, तो वो वाले को भी आपको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर बाद में आ जाते हैं अपन कैपेसिटेंस वाले पे। तो कैपेसिटेंस वाला क्वेश्चन मैंने अलग पोर्शन डिवाइड किया है इसको। तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें अपन को कैपेसिटेंस पूछते हैं या फिर डाइलेक्ट्रिक ये जो इंसर्ट कर देते हैं वो वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले होते हैं, पोटेंशियल वाले, और इसमें भी एक ग्राफ होता है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डाइपोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, तो डाइपोल का क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। साथ में इसके अंदर एनर्जी वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करवाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अब अगला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हाई यील्डिंग हाई वेटेज वाला पोर्शन होता है वो होता है जैसे सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस। फिर उसके अलावा अपन व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चंस और जो रेजिस्टेंस वाले होते हैं सेम आपको कॉम्बिनेशन वाले में कैपेसिटेंस वाले भी कॉम्बिनेशंस आने चाहिए। किरचॉफ्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपन मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म आता है सबसे पहले। मैग्नेटिज्म में वही जैसे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। अभी जैसे जब भी आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, तो इन सबको एक साथ ही एक ही टाइप से रिवाइज करना चाहिए, जिससे आपका रिवीजन और भी ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएगा और कन्फ्यूजन बिल्कुल कम हो जाएगा अगर आप इन तीनों चैप्टरों को एक साथ रिवाइज करोगे तो। अब देख रहे हैं अपन मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म वाले क्वेश्चन। इसके अंदर एक तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, लूप और सर्किल के क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं इस चैप्टर के अंदर। सोलेनॉइड और टोरॉइड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन तो आते हैं, साथ साथ में इनके डायमेंशंस भी पूछ लेते हैं, तो आपको वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाते हैं अपन अर्थ मैग्नेटिज्म पे, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके अंदर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वेटेज वाला है, इससे क्या होता है, कई बार जो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आ जाते हैं। तो इसलिए आपको टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के इनके जो कर्व होते हैं और इनके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। साथ में मैग्नेटिक मोमेंट और जो स्ट्रेसिस कर्व होता है वो भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगला चैप्टर है EMI, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI और AC ये दोनों क्या होता है कि मतलब बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। इजी भी है और स्कोरिंग भी है, तो इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। इसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी इन द इंडक्टर्स के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इन क्लोज्ड सरफेस में EMF जो कि इंड्यूस हुई है वो, या फिर LR सर्किट, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप क्या करोगे, अभी इन सारे टॉपिक्स को एक लिस्ट बना लो और जब भी इनको रिवाइज करो इन टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम देके अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब आ जाता है अपन AC पे, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है ना, वो होता है रेजोनेंस वाला या फिर RLC सर्किट वाला। तो सर्किट वाले क्वेश्चंस है ना, जो ये पूरे 12th में थोड़ा ज़्यादा ही वेटेज रखते हैं, तो इनको इंपॉर्टेंट करना। और ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसमें आपको यूनिट की गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो ये यूनिट का ध्यान रख के और आगे प्रैक्टिस करनी है। साथ में ट्रांसफॉर्मर वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपन EM वेव में। EM वेव बहुत छोटा चैप्टर है, 1 घंटे में अगर आप करने बैठो ना, 1 घंटे में आराम से हो जाएगा पहली बार में ही, और इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो आराम से आ जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन और इसका कर्व, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके साथ साथ इसमें से एक डायमेंशन वाला क्वेश्चन भी बन जाता है, तो सारे वेव्स और वेव्स के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो वेव्स के बारे में भी आपको आना चाहिए। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वो डायरेक्शन निकालने वाला होता है, तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है आपको।
अब आ जाते हैं अपन ऑप्टिक्स पे। ऑप्टिक्स में दोनों चैप्टर आते हैं, एक तो रे ऑप्टिक्स आता है और एक वेव ऑप्टिक्स आता है। ये क्या है कि थोड़ा बड़ा हो जाता है, लोग बाग इससे डरते हैं ऑप्टिक्स से, लेकिन डरना नहीं चाहिए। अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी अगर अपन अच्छे से कमांड कर लेंगे तो इसके क्वेश्चन भी कहीं नहीं जा रहे। जैसे एक होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रूसर्स एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, लेकिन एक बार अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, याद कर लिया, तो उसके क्वेश्चन भी कहीं नहीं जा रहे। प्रिज्म, रिफ्रैक्शन और फोकल पावर एंड फोकल लेंथ वाले जो पोर्शन है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। इसकी सारी लिस्ट बना टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे, जल्दी जाओ। 11th वाला वीडियो देखना मत भूलना। चलते हैं अपन अगले चैप्टर पे, वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में भी एक अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है मेरे हिसाब से। रे ऑप्टिक्स से ज़्यादा इजी पड़ता है अपन को वेव ऑप्टिक्स, तो इसके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो शायद आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर सही हो जाए और अच्छे मार्क्स आने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगला जो चैप्टर है वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपको जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। ऐसा कोई साल नहीं है जिससे वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आया हो और यंग्स डबल स्लिट से ना आया हो। तो यंग्स डबल स्लिट बहुत ईजी सवाल है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एक तो ये यंग्स डबल स्लिट वाला, फिर बाद में आता है अपन ब्रूसर्स एंगल पे, और एक पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। इन ये अगर 3-4 टॉपिक्स अगर वेव ऑप्टिक्स में कर लिए तो आपका क्वेश्चन कहीं गलत नहीं हो रहा। साथ में अगर जिनका सिलेबस नहीं हुआ तो कम से कम ये टॉपिक्स तो करके ही जाओ आप, या जो पहली बार ड्रॉप ले रहा है, जिसका मतलब जिनको कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा, तो ये सारे टॉपिक्स तो मिनिमम करके ही जाओ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको यही इन ही टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। फिर बाद में आप आके मेरे को मैसेज करना कि हाँ यही टॉपिक्स मिले थे। चैप्टर से ये थोड़ा थोड़ा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कि अपने केमिस्ट्री का है उससे लिंक हुए मिलेंगे, जैसे स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चन है। हाँ, एक यहाँ पे अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो डीके, और डीके का क्वेश्चन मतलब आना ही आना है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाओ। कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को काउंट करने में। तो रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन तो वैसे ही हट गया है, तो आपको ये डीके को तो कम से कम अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर बाद में आता है मास डिफेक्ट एंड एटॉमिक मास नंबर वाले कैलकुलेशंस, एनर्जी वेवलेंथ वगैरह, ये सारी कैलकुलेट करना आनी चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसकी। अब आ जाते हैं अपन ड्यूअल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट और ग्राफ, इससे भी कभी कभार ना थ्योरी वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो उसकी भी डी ब्रोगली इक्वेशंस जो कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर अपन सेमीकंडक्टर पे आते हैं। ये वाला जो चैप्टर है मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है पेपर के अंदर। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन तो फिक्स है, एक नहीं, कम से कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं लॉजिक गेट्स पे, और बहुत आसान होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो इसमें भी गलती होने के चांस बहुत कम है, लेकिन याद रखना इसके अंदर सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती है। जैसे और को नॉर पढ़ लिया है, नोट और को नोट पढ़ लिया, तो वो अच्छे से एंड को नेंड पढ़ लिया, तो वो सारा आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके साथ साथ आपकी कम होती जाएगी। और अगला वीडियो में है ना सिली मिस्टेक्स पे और टेस्ट सीरीज पे लेके आने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून और आपको जरूर वो वीडियो देखना है। फिर बाद में आ जाते हैं अपन ट्रांजिस्टर, एलईडी वगैरह, बायसिंग का बहुत ध्यान रखना है बायसिंग वाले क्वेश्चंस पे। और फिर बाद में आ जाता है अपन जनरल डायोड। और इसके इस वाले चैप्टर से कभी कभार क्या होता है कि जो असर्शन रीजन्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था 2022 के अंदर, तो उस साल से ही अभी पैटर्न चेंज होता जा रहा है। मतलब उस साल से ही उससे पहले असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन फिर बाद में 2022 में स्टार्ट हो गया असर्शन रीजन, तब से आ ही रहे। तो ये वाला जो चैप्टर है वो एनटीए के लिए बहुत फेवरेट बन गया थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। तो कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जनरल डायोड से रिलेटेड या फिर कुछ भी, तो वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और मैंने 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक वीडियो पहले ही बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम का ग्रुप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और आप अपनी लिस्ट बना सकते हो कि इन टॉपिक्स को आपको फॉलो करना है अच्छे से। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय।